हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के फोर्थ लेक्चर के बारे में। इससे पहले 3 लेक्चर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के इस फोर्थ लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन डिसीजन मेकिंग। यानी क्या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो मैनेजर्स को हेल्प करती है डिसीजन लेने के लिए? अगर करती है तो वो कौन कौन से डिसीजंस हैं जिसमें मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट या फिर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्पफुल है? बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो आज का टॉपिक है रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। यानी बिजनेस में जो डिसीजंस लिए जाते हैं, तरह तरह के जो डिसीजंस लिए जाते हैं, उन डिसीजंस में क्या मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट कोई रोल परफॉर्म करता है, या फिर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मैनेजर्स को किसी भी तरह हेल्प करती है डिसीजन लेने के लिए? भाई ऑब्वियसली जिन स्टूडेंट्स ने हमारा फर्स्ट लेक्चर से लेकर अभी तक जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे अटेंड किए, उनको पता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स को यूज करती है मैनेजमेंट में, ताकि मैनेजर की डिसीजन मेकिंग वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। यानी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बनाया क्यों गया है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल और केवल इस पर्पस के लिए बनाया गया है ताकि मैनेजर को जो भी प्रॉब्लम आती है डिसीजन लेने में, उसको सॉल्व किया जा सके। यानी इतना तो कंफर्म है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मैनेजर्स को हेल्प करती है तरह तरह के डिसीजंस लेने में। आज हमें वही पता लगाना है कि मैनेजर को कौन कौन से डिसीजंस लेने होते हैं और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किस तरह उन डिसीजंस को लेने में, उन डिसीजंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर हमें कह रहे हैं एज वी ऑल नो दैट द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द मैनेजर्स इज रिगार्डिंग मेकिंग द बेस्ट डिसीजन फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। आप सबको पता है मैनेजमेंट में एक जो प्रोफेशनल मैनेजर होता है उसको सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? एक ऐसा बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट लेकर आए। यानी डिसीजन लेना, तरह तरह के ऑप्शंस में से एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना, एक ऐसा डिसीजन लेना जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिले। और यही डिसीजन मेकिंग सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। यही एक स्टेप है जो एक मैनेजर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैनेजर के सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कौन सा बेस्ट होगा इसका डिसीजन लेना सबसे मुश्किल है। एक मैनेजर की पूरी लाइफ जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। पूरी लाइफ में एक मैनेजर बहुत तरह के डिसीजन लेता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस। कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, क्या फीचर्स होंगे प्रोडक्ट में, मार्केट में हमारी कस्टमर्स कौन होंगे, टारगेट कस्टमर कौन होंगे, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है कि नहीं करना है, कहां पर पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कहां नहीं किया जाए। मतलब बहुत तरह के डिसीजंस होते हैं। मैनेजर को अपनी पूरी लाइफ में जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। इसका मतलब एक मैनेजर की जो लाइफ है ना वो फुल ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है। डिसीजन के बाद डिसीजन, डिसीजन के बाद डिसीजंस लेने पड़ते हैं। लेकिन इस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में एक मैनेजर को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज इंट्रोड्यूस्ड। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पता है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट जो मेथड, टूल्स और टेक्निक्स लेकर आता है इकोनॉमिक्स की, और उसको हम अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट में। फिर जाकर हमें कुछ प्रॉब्लम्स
सॉल्व करने का अंदाज मिल जाता है, यानी फिर एक मैनेजर के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो मैनेजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। लेकिन कौन कौन से डिसीजंस में हेल्प करता है, आज हमें यह पता लगाना है। कौन कौन से डिसीजंस में हेल्प करता है, यह पता लगाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग कितने तरह का हो सकता है। नंबर 1, डिसीजन मेकिंग एज अ मैनेजरियल फंक्शन और डिसीजन मेकिंग एज एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। यानी आप क्या समझते हो, आपको क्या लगता है, क्या डिसीजन मेकिंग एक मैनेजर का फंक्शन होता है जिसको मैनेजर हर बार लगातार बार बार हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में परफॉर्म करता है, या फिर डिसीजन मेकिंग पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफॉर्म किया जाता है मैनेजर के द्वारा, जिसका बेनिफिट पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिले। आपको क्या लगता है, डिसीजन मेकिंग इज मैनेजरियल फंक्शन और इट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस और बोथ? आंसर इज बोथ। ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, ये मैनेजमेंट का फंक्शन भी है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग एज अ मैनेजरियल फंक्शन। इतना तो आपको पता है, डिसीजन लेना, हर बार डिसीजन लेना, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना, अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को बताना कि फ्यूचर हमारा कैसा होगा, हम क्या चाहते हैं, हमारा प्लान क्या है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उसको अचीव करने के लिए कैसे कैसे काम किया जाएगा, इसके बारे में डिसीजन लेना किसका काम होता है भाई? ऑब्वियसली मैनेजर्स का ही तो काम होता है। सो डिसीजन मेकिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजर्स का। एज अ मैनेजरियल फंक्शन, डिसीजन मेकिंग मैनेजर्स का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें मैनेजर जो है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपना अपना प्लान बनाता है। प्लान के अकॉर्डिंग फ्यूचर कैसा होगा, क्या गोल्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये डिसाइड किया जाता है और फिर उनको कैसे अचीव किया जाएगा ये भी डिटरमाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कौन से प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करनी है, कितनी क्वांटिटी में करनी है, क्या क्वालिटी होगी, डिसीजन है, डिसीजन लेना पड़ता है। इन्वेंट्री कितना होगा, यानी स्टॉक कितना मेंटेन किया जाएगा, मिनिमम लेवल कितना होगा, मैक्सिमम लेवल कितना होगा, कॉस्ट कितनी आएगी प्रोडक्शन करने के लिए, कॉस्ट कितनी बियर करनी पड़ेगी, मार्केटिंग कैसे की जाएगी, हमारे टारगेट कस्टमर्स कौन कौन से होंगे, हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखेंगे, ज्यादा रखेंगे या कम रखेंगे, कहां पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, मतलब और भी बहुत सारे डिसीजंस, सो ऑन। बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो एक मैनेजर एज अ मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन क्या डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग एज एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस? ऑब्वियसली यस। भाई जब एक मैनेजर डिसीजन लेता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर लेता है, अपने बिहाफ पर नहीं। वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी देता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में सोचता है, उसके बेनिफिट के लिए सोचता है। यानी जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में चाहे होंगे, लेकिन वो किसके बिहाफ पर लिए जाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। सो डिसीजन मेकिंग एज एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस अगर हम डिस्क्राइब करें तो क्या है? डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर मैनेजर्स तरह तरह के डिसीजंस लेता है और फिर उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि इसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिले। और क्योंकि हम इसमें ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें हम पूरे ही बिजनेस की बात कर रहे हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या स्ट्रेटेजीज होंगी, क्या प्लान्स होंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या पॉलिसीज होंगी, ये सब इसमें आता है। तो डिसीजन मेकिंग मैनेजरियल फंक्शन भी है और ये ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस भी है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक डिसीजंस और जर्नल डिसीजंस। देखो, बेसिक डिसीजंस और जर्नल डिसीजंस कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती हैं और उनके इफेक्ट से पूरी ऑर्गेनाइजेशन हिल जाती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो जाती है। कुछ ऐसे डिसीजंस जो बहुत ही क्रूशियल डिसीजंस होते हैं, अगर वो डिसीजन गलत हो गए तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद हो जाएगी, पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा। सो बेसिक डिसीजंस कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लॉन्ग रेंज कमिटमेंट्स होती हैं जो बिजनेस में हैवी एक्सपेंडिचर्स बियर करती हैं, यानी कुछ ऐसे खर्चे जो अगर गलत हो गए तो बिजनेस पूरा बंद हो जाएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन गलत ले लिया, कहीं गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया जहां आपका पूरा का पूरा पैसा डूब गया, डिसीजन गलत हो गया, तो पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो ऐसे डिसीजंस जो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं बेसिक डिसीजंस। इनको बेसिक डिसीजंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जनरली पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अगर ये गलत हो गए तो पूरी की पूरी कंपनी की एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगी, पूरा का पूरा बिजनेस हो सकता है कि बंद हो जाए। तो ये डिसीजंस बहुत ध्यान से हमें लेने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपना बिजनेस कहां एस्टेब्लिश करना चाहते हो, कौन सी लोकेशन होगी, कौन सा रीजन होगा, कौन सा स्टेट होगा, कौन सी कंट्री होगी, सब। देन कौन सा प्रोडक्ट लाइन आप चूज करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारे होते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, कौन सी प्रोडक्ट लाइन आप चूज करना चाहते हैं। डिसीजंस रिलेटेड टू मैनेज द बिजनेस को मैनेज करना, डे टू डे एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो बहुत क्रूशियल हैं, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। सो ऐसे डिसीजंस हमें बहुत ध्यान से लेने पड़ते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो है वो कौन कौन से डिसीजंस में इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, नंबर 1, प्रोडक्शन डिसीजन। आपको इतना तो पता है ना कि प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन नहीं कर रही है तो इसका मतलब वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटी अगर नहीं होगी तो वो सेल क्या करेगी, मार्केट में ऑफर क्या करेगी। और जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहां पर गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसका मतलब कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो, बड़ा हो, लार्ज स्केल पर हो, इंटरनेशनल लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर हो या लोकल लेवल पर हो, कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में कोई ना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है जिसके थ्रू वो बिजनेस मार्केट में अपनी गुड्स या फिर सर्विसेज ऑफर करता है। गुड्स फॉर एग्जांपल लैपटॉप, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, मोबाइल या फिर और भी बहुत सारी आइटम्स है, क्लोथ्स, टी शर्ट्स, शर्ट्स, है ना, ये सब गुड्स की कैटेगरी में आते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं। सर्विसेज एक ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है जो इन द फॉर्म ऑफ सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जो इंटेंजिबल होती है, जिसको टच नहीं किया जा सकता। जैसे डॉक्टर सर्विसेज पेशेंट्स को दी जाती है ना, डॉक्टर्स के द्वारा सर्विसेज क्लाइंट्स को दी जाती है, लॉयर सर्विसेज, अकाउंटेंट सर्विसेज, टीचर सर्विसेज। तो कोई भी बिजनेस हो वो गुड्स की प्रोडक्शन तो करता है भाई। अगर प्रोडक्शन की जाती है गुड्स की या सर्विसेज की तो उसके रिगार्डिंग डिसीजंस भी तो लेने पड़ते हैं। डिसीजंस क्या लेने पड़ेंगे? डिसीजन ये लेने पड़ेंगे कि हम हमारे रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक्स में जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर होते हैं, स्केयर रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज की जो अमाउंट है वो लिमिटेड होती है, रॉ मटेरियल जो है वो लिमिटेड होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। इन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह यूज किया जाए, किस तरह इनका कॉम्बिनेशन सेट किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। हम लेबर कितनी अपॉइंट करें,
कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करें, लैंड कितना एक्वायर करें, एंटरप्रेन्योर कितने लेकर आए, ताकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। यानी सबसे पहला रोल जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट परफॉर्म करता है वो क्या है? डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी अगर आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट आपकी हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि आप अपने स्केयर रिसोर्सेज को कैसे यूज करोगे, कैसे उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करोगे ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। सो यहां पर आप देख सकते हो प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो बिजनेस के द्वारा परफॉर्म की जाती है। इसमें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है, उनको मैन्युफैक्चर करता है, क्रिएट करता है ताकि वो मार्केट में उसको सेल कर सके और कंज्यूमर्स की वांट्स को पूरा कर सके। लेकिन प्रोडक्शन में डिसीजंस बहुत सारे लेने पड़ते हैं। डिसीजंस रिगार्डिंग allocation of resources, distribution of scarce resources to maximize their outcome and return। एक मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ता है कि वो किस तरह अपने स्केयर रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, उनके कॉम्बिनेशन को सेट करे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। तो पहला रोल क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का? मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो है वो मैनेजर की मदद करता है प्रोडक्शन के रिगार्डिंग डिसीजन लेने के लिए। वो बताता है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा जिससे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगी। वो बताता है कि मशीन्स को कैसे यूज करना है ताकि वो कम से कम आइडल रहें, यानी फ्री टाइम कम हो जाए और उनका यूटिलाइजेशन टाइम बढ़ जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा देर तक आपकी मशीन फ्री पड़ी रहेंगी विदाउट एनी यूज उतना ज्यादा आपका खर्चा बढ़ेगा। तो कैसे मशीन्स का यूज करना है ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, कौन सा नहीं, क्या किसी प्रोडक्ट में नया फीचर लॉन्च करना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मार्केट में उसका बेनिफिट होगा या नहीं होगा। सो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग डिसीजंस लिए जाते हैं, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, कौन सी वैरायटी के करने हैं, ये सब डिसीजंस भी मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट हेल्प करता है। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेंट्री डिसीजन। अब यहां पर आपको इन्वेंट्री का मतलब पता होना चाहिए। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। जिस भी चीज का आपका बिजनेस है उसका स्टॉक। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो आपके पास रॉ मटेरियल होगा, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स होंगे। अगर आप ट्रेडर हो तो आपके पास रेडीमेड प्रोडक्ट्स होंगे जो फिनिश गुड्स है, लेकिन आप उसको मार्केट में सेल करना चाहते हो। सो इन्वेंट्री का मतलब होता है वो सारा स्टॉक जो आपके बिजनेस में है। अब आपको भी पता है बिना इन्वेंट्री मेंटेन किए कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकता। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करना पड़ता है, यानी उनको डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी होगी और मिनिमम इन्वेंट्री कितनी होगी। मैक्सिमम और मिनिमम, इसके पीछे रीजन क्या है? सिंपल, अगर आपका मिनिमम इन्वेंट्री जो है उससे कम स्टॉक रह जाता है, मान लो आपकी मिनिमम इन्वेंट्री है 1000, यानी किसी भी हालात में आपके बिजनेस के पास 1000 यूनिट्स होने चाहिए। आपका मिनिमम इन्वेंट्री लेवल ये है। लेकिन अगर इससे कम हो जाता है आपका इन्वेंट्री लेवल तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आपके कस्टमर्स भाग जाएंगे, आप अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट नहीं दे पाओगे क्योंकि आपके पास तो है ही नहीं स्टॉक। वहीं पर एक मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री भी आपको डिसाइड करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल 5000, यानी कि आपका मैक्सिमम लेवल है। आपको इन्वेंट्री इससे ज्यादा नहीं रखनी है। अगर आप इससे ज्यादा रखोगे तो भी दिक्कत है, आपकी कैश जो है वो इन्वेंट्री के रूप में पड़ी रहेगी और आपके पास एक्चुअल कैश नहीं होगी। आपके पास स्टॉक तो होगा लेकिन कैश अवेलेबल नहीं होगा। इसके अलावा खर्चा भी बढ़ेगा क्योंकि स्टॉक को गोडाउन में रखना, स्टोर करके रखना, रिस्क भी बढ़ेगा। आग लग सकती है, बाढ़ आ सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, स्टॉक का नुकसान हो सकता है। सो एक मिनिमम लेवल और एक मैक्सिमम लेवल मेंटेन करना पड़ता है। भाई
मिनिमम लेवल कितना होगा, मैक्सिमम लेवल कितना होगा, मिनिमम रीऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी होगी, मिनिमम रीऑर्डरिंग लेवल कितना होगा, ये सब डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। और इन डिसीजंस में मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो है वो मैनेजर की हेल्प करता है। सो सेकंड प्लेस, सेकंड डिसीजन कौन सा है जिसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है, वो है डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेंट्री मेंटेनेंस। यानी कितनी इन्वेंट्री होगी, मैक्सिमम, मिनिमम, कितनी रीऑर्डरिंग क्वांटिटी होगी, कितना रीऑर्डरिंग लेवल होगा, ये सब डिसीजंस लेने में भी मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। सो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, इन्वेंट्री का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल और अदर सेमी फिनिश गुड्स जो एक फर्म को अपने पास रखनी पड़ती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये एक डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। इसके अंडर एक मैनेजर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसको कितना अपना लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करना है एट मिनिमम, लोअर लेवल। अगर उससे नीचे गया, अगर आपका लेवल कम हो गया तो आपके कस्टमर्स अनसेटिस्फाइड रहेंगे, आप अपनी कस्टमर्स की जरूरत पूरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास स्टॉक ही नहीं है, क्योंकि आपके पास स्टॉक ही नहीं है। दूसरी तरफ आपको हाई लीड्स मतलब हाई इन्वेंट्री भी मेंटेन नहीं करनी है, मैक्सिमम जितनी है उससे ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है। अगर आप उससे ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, रिस्क बढ़ेगा और आपके पास कैश अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी। इसके अलावा इन्वेंट्री डिसीजन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डिसीजन की हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि फ्यूचर में आपको कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। इन शॉर्ट, इन्वेंट्री डिसीजन एक ऐसा डिसीजन है जिसकी हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमें मेंटेन करनी है, कितना मिनिमम लेवल स्टॉक हमारे पास होना चाहिए, कितना मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक हमारे पास होना चाहिए, रीऑर्डरिंग लेवल कितना होगा, यानी कौन से लेवल पर आकर हम दोबारा से ऑर्डर प्लेस कर देंगे नई इन्वेंट्री लेने के लिए, और जब हम रीऑर्डर करेंगे तो कितनी इन्वेंट्री रीऑर्डर करेंगे, मतलब कितना सामान मंगवाएंगे, 2000, 3000, 5000 कितना मंगवाएंगे। तो बहुत सारे डिसीजंस लेने में मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट हेल्प करता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड फील्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट डिसीजन। अब भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप अपना बिजनेस ऑपरेट करना चाहते हो, बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हो तो प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, गुड्स और सर्विसेज। कोई भी बिजनेस हो, बिना कॉस्ट के आपका बिजनेस नहीं चलेगा। इनिशियली आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ती है। रॉ मटेरियल्स को लेने के लिए जो फैक्टर्स को पेमेंट की जाती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट की जाती है, जैसे आपको पता है लैंड के बदले में रेंट दिया जाता है, लेबर के बदले में वेजेस और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट दिया जाता है। इसका मतलब बिजनेस में, बिजनेस की पूरी लाइफ साइकिल में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करने पड़ते हैं, बहुत सारी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करोगे, जो भी नया फीचर आप लॉन्च करोगे, उसमें कॉस्ट एलिमेंट होगा ही होगा। और कॉस्ट का डिसीजन एक बहुत इसेंशियल और क्रूशियल डिसीजन है। कॉस्ट का डिसीजन हम बेसिक डिसीजन में काउंट कर सकते हैं क्योंकि भाई कॉस्ट ही वो एक ऐसा डिसीजन है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगी। अगर गलती से भी आपकी बिजनेस की ज्यादा कॉस्ट आ गई तो फ्यूचर आपके लिए अनसर्टेन हो जाएगा। फ्यूचर में शायद आपका बिजनेस बंद हो जाए क्योंकि ज्यादा कॉस्ट का मतलब आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। अगर आपका प्रोडक्ट 10 रुपए में बनता है, 10 रुपए में बनता है तो आप उसको 10 रुपए में तो बेच नहीं सकते और 10 से कम में भी नहीं बेच सकते। आपको उसका प्राइस 10 से ज्यादा ही रखना होगा, 11, 12 या एनीथिंग। वहीं पर अगर आपका कॉम्पिटिटर ये प्रोडक्ट 7 रुपए में तैयार करता है तो वो तो 10 रुपए में भी बेच सकता है इसको। आपकी कॉस्ट ज्यादा है, कॉम्पिटिटर की कॉस्ट कम है, तो इसका नुकसान आपको होगा। तो इसका मतलब एक मैनेजर को जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, कोई नया डिसीजन लेना होता है, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है, कोई नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करना होता है, तो कॉस्ट के रिगार्डिंग डिसीजन उसको लेना ही पड़ता है। सो कॉस्ट डिसीजन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन।
और कोस्ट डिसीजन में मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट मैनेजर की हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के कोस्ट स्ट्रक्चर को एनालिसिस करता है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स की हेल्प से ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन से प्रोजेक्ट में कितनी कोस्ट बियर की जाएगी, कोस्ट कैसे कम की जा सकती है, कोस्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, और कोस्ट के ऊपर क्या कोई कंट्रोल टेक्निक अप्लाई की जा सकती है। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो ये सभी टेक्निक्स सजेस्ट करता है जिसकी हेल्प से हम कोस्ट के रिगार्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। इसका मतलब तीसरी फील्ड कौन सी है जहां पर मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है? वो है कोस्ट डिसीजन। सो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, यहां पर हमें कह रहे हैं ड्यूरिंग होल लाइफ साइकिल ऑफ अ बिजनेस अ मैनेजर नीड्स टू अंडरगो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड ईच प्रोजेक्ट हैज डिफरेंट कोस्ट स्ट्रक्चर। अपनी पूरी लाइफ में एक मैनेजर को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करने होते हैं। एक मैनेजर जो है वो एक बिजनेस में अगर लगातार काम करता रहे तो वहां पर भी उसको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करने होते हैं। अगर वो अपनी जॉब चेंज भी करता रहे, कभी ये वाली इंडस्ट्री में, कभी वो वाली इंडस्ट्री में, कभी तीसरी इंडस्ट्री में जाए रहेगा, तो वहां पर भी मैनेजर ना, वहां पर भी उसको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करने पड़ेंगे। और आपको पता है हर एक प्रोजेक्ट का अपना कोस्ट स्ट्रक्चर होता है, अपना बेनिफिट होता है, अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो इसका मतलब वहां पर एक मैनेजर को डिसीजन लेना ही पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि कौन से प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करें ताकि हमारा कोस्ट एनालिसिस हो सके, कोस्ट को रिड्यूस किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल सके। सो अ मैनेजर नीड टू एनालाइज द कोस्ट स्ट्रक्चर, द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स टू मेक rational decision regarding the selection of best project to invest। कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया जाए, इसके लिए कोस्ट को देखना बहुत जरूरी होता है। सो कोस्ट डिसीजन एक क्रूशियल डिसीजन है जिसमें मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है और बताता है कि कोस्ट स्ट्रक्चर को कैसे एनालिसिस करना है, कैसे आप अपनी कोस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, और वो कौन सी टेक्निक्स है जिसके थ्रू कोस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी बढ़ती हुई कोस्ट को कम किया जा सकता है, उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं मार्केटिंग डिसीजन की। भाई मार्केटिंग तो आपको पता होगा, आप 11th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो। मार्केटिंग का मतलब होता है कंज्यूमर की बेसिक नीड्स को अंडरस्टैंड करने से लेकर प्रोडक्ट को सेल करने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं वो सब मार्केटिंग में आती हैं। यानी कस्टमर की क्या जरूरत है, कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट को डेवलप करना, उसके डिजाइन्स को डेवलप करना, अपने कस्टमर्स को टारगेट करना, मार्केट में अपनी पोजीशन लेकर आना, प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना, प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, प्राइसिंग डिसाइड करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सब मार्केटिंग का पार्ट है। और मार्केटिंग में तो ये सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एक मैनेजर को हर तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं। प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, हमारे कस्टमर्स कौन से होंगे, हम किनको टारगेट करेंगे, कैसे हम अपनी पोजीशन ऊपर लेकर आ सकते हैं, मार्केटिंग कैसे की जाएगी, एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाएगी, ऑफर्स कैसे दिए जाएंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे दी जाएंगी। तो बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं एक मैनेजर को, और इन डिसीजंस को सॉल्व करने के लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यहां पर भी इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। सो फोर्थ फील्ड कौन सी है जहां पर मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है? वो है मार्केटिंग डिसीजन। एक मैनेजर को जब मार्केटिंग के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं उसमें मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। सो यहां पर आप देख सकते हो मार्केटिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स द वेरियस स्टेप्स। जब हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं ना तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अंडर ईच स्टेप मार्केटिंग मैनेजर नीड्स टू मेक बेस्ट डिसीजन। जितने भी स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं उन सभी स्टेप्स में मैनेजर को डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और डिसीजन लेना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट है ना वो बताता है कि आपकी टारगेट मार्केट कौन सी होगी, आपके लिए
कौन से कस्टमर टारगेट है, यानी ओल्ड एज, एडल्ट्स, टीनेजर्स, किड्स, मेन वर्सेस वुमेन। टारगेट आपकी मार्केट कौन सी होगी, मार्केट पोजीशनिंग कैसे करनी है, यानी आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आगे कैसे निकल सकते हैं, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कैसे की जाए, क्या क्या न्यू फीचर्स ऐड किए जाए, आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट तक कैसे पहुंचाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, रिटेलर के थ्रू होगा, होलसेलर के थ्रू होगा या डायरेक्ट कस्टमर के थ्रू होगा, फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां की जाएगी, किस तरह की जाएगी, कम्युनिकेशन कैसे करनी है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, प्रमोशन कैसे करनी है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, पब्लिक को कैसे बताना है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट है। तो ये सारे डिसीजंस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हेल्पफुल होते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो है वो हेल्प करता है मैनेजर की ये सारे डिसीजंस अंडरटेक करने में। इसके अलावा दो ऐसे डिसीजंस हैं जो मार्केटिंग डिसीजंस के अंडर काउंट होते हैं। पहला सेल्स डिसीजन। एक मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि वो कितनी क्वांटिटी कौन से सीजन में मार्केट में सप्लाई करेगा ताकि उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सके। आपको पता है ना, हर प्रोडक्ट का एक सीजन होता है जिस सीजन में उस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड होती है। सो एक जो मैनेजर है उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सीजन कब आएगा जब मैं मार्केट में अपनी प्रोडक्ट की सप्लाई करूंगा, सेल्स डिसीजन। ऐसे ही परचेज डिसीजन। एक मैनेजर को यह भी डिसाइड करना पड़ता है कि प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो मेरे को मटेरियल चाहिए वो मैं कहां से परचेज करूंगा और कब परचेज करूंगा। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है, मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो है वो एक मैनेजर की हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि कब, कहां से, कितनी क्वांटिटी में कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया जाए ताकि उसको बाद में मार्केट में सेल किया जा सके। सो एक्वायरिंग द रिसोर्सेज एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कम से कम दाम में रॉ मटेरियल खरीदना ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा दाम में बेचा जा सके, ये डिसीजन लेना भी मार्केटिंग डिसीजन में आता है और इसकी हेल्प मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के द्वारा की जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिसीजन हमारे पास है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब भाई आपको तो पता है हर बिजनेस, किसी भी बिजनेस की बात कर लो, चाहे वो स्मॉल बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है, नेशनल या इंटरनेशनल बिजनेस है, हर बिजनेस को इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बहुत ही ध्यान से लेना पड़ता है। एक बिजनेस के पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, गुड्स में स्टार्ट कर सकते हो, सर्विसेज में स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसमें बहुत सारी फील्ड्स आपके पास हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन आपके लिए कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट होगा इसका डिसीजन लेना बहुत क्रूशियल है। सो एक मैनेजर जब ये डिसाइड करता है कि उसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट होगा, तो ये एक बहुत क्रूशियल डिसीजन होता है। और इस डिसीजन को सॉल्व करने के लिए भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ही यूज होती है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ही हेल्पफुल होती है। सो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं ना, उसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। कैसे? जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट होता है ना, वो कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस की टेक्निक की हेल्प से ये पता लगाता है कि किस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा आएगा और किस प्रोजेक्ट में खर्चा करने से कितना रिटर्न आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं, ए और बी। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या करेगा? डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करके पता लगाएगा कि इस प्रोजेक्ट में हमारा खर्चा कितना होगा, यानी हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और फिर रिटर्न कितना आएगा, यानी बेनिफिट कितना होगा। सिमिलरली प्रोजेक्ट बी में भी कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस किया जाएगा और पता लगाया जाएगा मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट के द्वारा कि प्रोजेक्ट बी में कितनी कॉस्ट आएगी और कितना बेनिफिट मिलेगा। यानी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन लेना एक मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, बहुत क्रूशियल होता है। अगर आपने ये डिसीजन गलत ले लिया तो सारा पैसा डूब जाएगा। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन
नॉन रिवर्सेबल डिसीजन होता है, जो एक बार अगर ले लिया तो ले लिया, वापस रिवर्स नहीं कर सकते उसको। सो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट कॉस्ट बेनिफिट की टेक्निक की हेल्प से कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया जाए ये बताने में मदद करता है। सिंपल है, जिस प्रोजेक्ट में कॉस्ट कम आएगी और बेनिफिट ज्यादा होगा उसी के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, हेंस डिसीजन ले लिया जाएगा। सो यहां पर आप देख सकते हो जो फिफ्थ फील्ड है मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन लेने के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज रिलेटेड टू द एनालाइजिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। यानी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न आएगा, ये सब डिसीजंस हमें लेने होते हैं। हमें डिसाइड करना होता है कि हम कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर कितना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि हम मिनिमम टाइम में, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम रिटर्न अरेंज कर सकें, कम से कम समय में कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न रेज कर सकें। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसमें मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की जाएगी, जो अमाउंट इन्वेस्ट करनी है वो अमाउंट आएगी कहां से। मान लो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं लेकिन वो 10 लाख आएंगे कहां से, ये भी डिसीजन लेना पड़ता है। और फिर अगर आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक ही प्रोजेक्ट में करना चाहते हो तो ठीक, लेकिन अगर आपके पास 6-7 प्रोजेक्ट्स हैं तो आप थोड़ा 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 अमाउंट सभी में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी एलोकेशन भी कर सकते हो, उसका भी डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। So these decisions are very crucial for ensuring the growth of an enterprise. इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत क्रूशियल होते हैं क्योंकि ये डिसीजन से पता चलता है कि फ्यूचर में आपका बिजनेस कितना ज्यादा ग्रो कर सकता है, क्या चांसेस है आपके बिजनेस के ग्रो करने के। सिमिलरली सिक्स्थ और लास्ट फील्ड हमारे पास आती है पर्सनल डिसीजन। आपको पता है ना, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी जॉब पोजीशंस क्रिएट किए जाते हैं, जर्नल लेवल मैनेजमेंट, सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट वाइज जो भी मैनेजर्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, तो हर डिपार्टमेंट का मैनेजर कुछ अपने पर्सनल डिसीजंस भी लेना चाहता है, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के डिसीजंस लेना चाहता है। जैसे सेल्स, मार्केटिंग और परचेज, ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं। सेल्स वाला डिसीजन लेना चाहता है कि मेरे को एक नया बंदा चाहिए, न्यू हायरिंग करनी है। जो परचेज डिपार्टमेंट वाला है वो ये डिसीजन लेना चाहता है कि मैं अपने एम्प्लॉय को प्रमोट करना चाहता हूं। जो फाइनेंस वाला है वो ये डिसीजन लेना चाहता है कि मैं अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना चाहता हूं। ऐसे ही एक और बंदा है, एक और डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वो ये चाहता है कि मैं अपने एम्प्लॉयज की सैलरी इंक्रीज करना चाहता हूं, बोनस देना चाहता हूं। डिसीजन यानी हर डिपार्टमेंट के कुछ पर्टिकुलर डिसीजंस होते हैं। क्या उन डिसीजंस लेने के लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किसी भी तरह हेल्पफुल होती है? ऑब्वियसली यस। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो हर डिपार्टमेंट की मदद करती है ये डिसीजंस लेने के लिए। सो यहां पर आप देख सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जॉब पोजीशन को क्लब करने के बाद बनती है। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ना डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारा ढांचा होता है इंटरनल, और उस ढांचे में तरह तरह की जॉब पोजीशंस होती हैं, तरह तरह के स्टेटस होते हैं। कोई सुपीरियर है, कोई सबॉर्डिनेट है, कोई सुपरवाइजर है, कोई फोरमैन है, कोई मैनेजर है, कोई जनरल मैनेजर है, और कोई एग्जीक्यूटिव है, और कोई ऑनर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। सभी के अपने अपने पर्सनल डिसीजंस भी होते हैं। हेंस एवरी जॉब पोजीशन हैज सम पर्सनल डिसीजंस। तो हर पोजीशन के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है उसके कुछ पर्सनल डिसीजंस होते हैं जो उसको लेने पड़ते हैं, और ये पर्सनल डिसीजंस लेने में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिसीजन रिगार्डिंग मैन पावर प्लानिंग, यानी डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स चाहिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क करने के लिए। अगर कम है तो हमें और चाहिए होंगे, हम उनके रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देंगे। यानी ये डिसीजंस लिए जाते हैं, ट्रेनिंग देनी है या नहीं देनी,
परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाएगी, उनकी प्रमोशन की जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी, बोनस दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग। ये सब डिसीजंस हैं जो पर्सनल लेवल पर लिए जाते हैं और यहां पर भी मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट मैनेजर की हेल्प करता है। यानी इन लास्ट हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है मैनेजर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जहां पर हमने आपको डिटेल में बता दिया कि एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्या रोल होता है बिजनेस डिसीजन मेकिंग में। वो कौन कौन से डिसीजन है जहां पर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।